कोयला मंत्रालय द्वारा अपने अधीनस्थ कोयला एवं लिग्नाइट कंपनियों में वृक्षारोपण अभियान गोइंग ग्रीन एंड बैक टू नेचर का शुभारंभ समय के परिप्रेक्ष्य में एक अति प्रासंगिक सशक्त कदम है। कोयला एवं लिग्नाइट कंपनियां सिर्फ उत्पादन ही नहीं करती, अपितु वे हमारे पर्यावरण के बचाव एवं रखरखाव की ओर भी तत्परता से उन्मुख हैं। इसके साथ ही साथ पर्यावरण के रखरखाव, उत्खनित भूमि की जैविक एवं पुनः प्राप्ति जैसी कई पहल की शुरुआत की जानी है। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए सर्वप्रथम मैं श्री अनिल कुमार जैन, सचिव कोयला मंत्रालय को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे माननीय मुख्य अतिथि एवं उपस्थित सभी गणमान्यों का स्वागत कर इस अभियान के मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालें। आदरणीय गृह मंत्री जी, भारत सरकार, आदरणीय मंत्री कोयला, खनिज एवं संसदीय कार्य, कोयला कंपनियों के अधिकारी, कर्मचारी एवं इस कार्यक्रम में सम्मिलित जनप्रतिनिधिगण, सबको सादर प्रणाम। प्रतिवर्ष भारत की कोयला कंपनियां लाखों की संख्या में खनन क्षेत्रों में वृक्षारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण का काम करती हैं। इसका प्रचार प्रसार नहीं होता कि कोयला खनन एनवायरमेंटली सस्टेनेबल तकनीक से किया जाता है। जिस धरती माता से हम लोग यह ऊर्जा का स्रोत प्राप्त करते हैं, हम उसके प्रति कभी भी भूल नहीं सकते कि वह हम पर कितना उपकार कर रही है। इसलिए मैंने खुद अपने दौरों में देखा है और माननीय मंत्री जी ने भी देखा है कि कोयला माइन क्षेत्रों में कई बहुत सुंदर नीम वन और तरह तरह के दूसरे वन, फलोद्यान इत्यादि, तितली वन हम लोगों ने देखे हैं। इस वर्ष माननीय गृह मंत्री जी ने इस वार्षिक वृक्षारोपण अभियान के शुभारंभ में हमें समय दिया है, हम उनके आभारी हैं। माननीय गृह मंत्री जी ने इस कार्यक्रम के प्रति सहमति देते समय मुझे निर्देश दिए थे कि हमें सजग रहना है कि वृक्षारोपण में स्थानीय प्रजातियां जिनकी लंबी आयु होती है, भारत की पहचान और परंपरा उन्हीं से स्थापित है, उनको बढ़ावा दिया जाए। मैं माननीय मंत्री जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आज यह कार्यक्रम 10 राज्यों में हो रहा है और हम लोगों ने स्थानीय प्रजातियों का स्थानीय वन विभाग के साथ और ग्रामीण लोगों के साथ मिलकर ही उन पौधों का चयन किया है जो स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप हैं। माननीय कोयला मंत्री जी भी पर्यावरण के प्रति बहुत समर्पित है और मैं आज इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लगभग 150 क्षेत्रों में हमारे पूरे कोयला परिवार के जुड़े हुए सदस्यों को यह बताना चाहूंगा कि अगले 5 वर्षों की कार्य योजना जो इस मंत्रालय की बनी है, उसमें कोयला खनन क्षेत्रों में पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने, जल संरक्षण करने, स्थानीय निवासियों को पेयजल और सिंचाई की सुविधा देने आदि को प्रमुखता से रखा गया है। कोयला क्षेत्रों में समीप के शहरों से बच्चे और नागरिकगण टूरिज्म के पर्पज से भी विजिट कर सकें, इसलिए इन क्षेत्रों में इको पार्क की स्थापना की जा रही है, जो कि आज माननीय गृह मंत्री जी कुछ का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। आज से प्रारंभ इस वर्ष के वृक्षारोपण अभियान में हमने 40 लाख पौधों को लगाने का लक्ष्य रखा है और 10 लाख पौधे हम लोग स्थानीय ग्रामीणों को उपलब्ध कराएंगे ताकि संपूर्ण कोयला क्षेत्र में पर्यावरण और हरा भरा वातावरण बना रहे। मैं अधिक समय न लेते हुए माननीय गृह मंत्री जी एवं कोयला मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो 2 पौधों का जो हम लोगों ने स्थानीय रूप से स्वर्ण चंपा और रुद्राक्ष का चयन किया है, उसका यहाँ साथ ही में रोपण कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। धन्यवाद। माननीय गृह मंत्री जी के कर कमलों द्वारा माननीय संसदीय कार्य कोयला एवं खान मंत्री जी की उपस्थिति में कार्यक्रम का शुभारंभ कर आज यहाँ रुद्राक्ष एवं स्वर्ण चंपा रोपित किया जा रहा है। रुद्राक्ष के लिए ऐसा माना जाता है
कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शंकर के नेत्रों के जल बिंदु से हुई है, जिसका उपयोग आध्यात्मिक क्षेत्र में किया जाता है। इसे धारण करने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है तथा मनुष्य निरोग रहता है। स्वर्ण चंपा के पुष्प अति सुगंधित एवं अद्भुत सौंदर्य वाले होते हैं। फूलों एवं पेड़ों के खालों का उपयोग औषधियों के रूप में भी किया जाता है। पौधा रोपित करने के उपरांत कार्यक्रम इको पार्कों एवं साल वृक्षारोपण परियोजना का उद्घाटन एवं शिलान्यास की तरफ बढ़ेगी। अपने कर कमलों द्वारा माननीय गृह मंत्री जी एवं माननीय कोयला मंत्री जी ने वृक्षारोपण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जब हम वनस्पतियों के अस्तित्व के बारे में सोचते हैं, तब असल में हम अपने अस्तित्व के बारे में ही सोचते हैं। इस दिशा में सतत विकास हेतु मैं श्री प्रहलाद जोशी जी की उपस्थिति में हमारे मुख्य अतिथि माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि वे इको पार्कों एवं साल वृक्षारोपण परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करें, जो देश के विभिन्न कोयला एवं लिग्नाइट क्षेत्रों में बनाई जा रही है। सर्वप्रथम पारसनाथ उद्यान BCCL धनबाद का उद्घाटन माननीय मुख्य अतिथि के कर कमलों द्वारा माननीय संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री जी की उपस्थिति में किया जा रहा है। यह उद्यान झारखंड में स्थित है। दूसरी इको टूरिज्म पार्क माइन 1 NLCIL तमिलनाडु में स्थित है एवं 15 एकड़ क्षेत्रफल में फैला है। तीसरी उत्कल उपवन लिलारी इको पार्क, जो कि बंद हुई लिलारी खुली खदान महानदी कोलफील्ड्स ओडिशा में स्थित है। इस पार्क का शिलान्यास हमारे मुख्य अतिथि द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना का निर्माण 60 हेक्टेयर भूमि में होना है। चौथी कायाकल्प वाटिका पीपरवार ओपन कास्ट सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड झारखंड में है। कुल 21 हेक्टेयर में क्षेत्र में इस पार्क का निर्माण किया जा रहा है। पांचवी बीना इको पार्क बीना क्षेत्र में है, जो कि नॉर्दर्न कोलफील्ड्स में स्थित है। इसका निर्माण कुल 7 हेक्टेयर में हो रहा है। छठी साल 1 प्लांटेशन प्रोजेक्ट NLCIL संबलपुर में स्थित है।
यह परियोजना वन विभाग ओडिशा सरकार के सहयोग से कुल 10 हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ है। इस पर साल का वृक्षारोपण किया जाना है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री प्रहलाद जोशी जी, माननीय संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री भारत सरकार को आज के इस शुभ समारोह में अपने विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। माननीय गृह मंत्री, देश के वरिष्ठ नेता, हमारे मार्गदर्शक श्रीमान अमित शाह जी, श्री अनिल कुमार जैन, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कोल, श्री बीपी पति जी, जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कोल, हु इज लुकिंग आफ्टर दिस गो ग्रीन प्रोग्राम ऑल्सो, सारे अतिथि बंधु, मैं माननीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी का उद्घाटन के लिए हमने विनंती की। आजकल हम सब देख रहे हैं कोविड के स्थिति में इतने व्यस्तता के बावजूद भी ये कार्यक्रम में स्पेशली गो ग्रीन, ये जो कार्यक्रम हम बना रहे हैं, इसका वृक्षारोपण प्रोग्राम वन महोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन और कई इको पार्क का उद्घाटन और कई इको पार्क का शिलान्यास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के रूप से करने के लिए उन्होंने सहमति दिया और इसके कारण ये कार्यक्रम का गरिमा भी बढ़ गया है। इसलिए मैं उनको फिर एक बार हार्दिक स्वागत भी करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने देश को एक नया दिशा देने और विशेषतः सुरक्षता प्रदान करने में माननीय अमित शाह जी का बहुत बड़ा रोल है, ये सब हम जानते हैं। कई माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कई ऐसा निर्णय हुआ है, वो इतिहास में सुवर्णाक्षर में वो लिख के रखने के लिए लायक है। ऐसे बहुत अहम उन्होंने मुद्दा उठा के उनको सुलझा भी दिया है। वो टेररिज्म लेके नक्सलिज्म तक देश में अभी सुरक्षता का एक भाव सबको लग रहा है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये अमित शाह जी का क्रेडिट में जाता है। ये मैं विनम्रता से ये कार्यक्रम के शुरुआत में मैं कहना चाहता हूँ। मैं इस कार्यक्रम के हर वर्ष हम वृक्षारोपण कार्यक्रम तो लेते हैं, थोड़ा इसका स्तर ऊंचे नीचे हो सकता है, लेकिन एक तो ज़रूर होता है, अभी आजकल दुनिया में जब हम कोयला का खनन करते हैं और कोयला का उपयोग करते हैं, तब सभी लोग तो कोयला के खिलाफ बात करना एक फैशन भी बन गया है। थोड़ा उसका एनवायरनमेंट इम्पैक्ट होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इम्पैक्ट नहीं होता है, लेकिन एक तो होता है, तो हम जो अच्छा काम करते हैं वो तो कभी कोई नहीं देखते हैं। तो हमने बहुत बड़ी मात्रा में हमने प्लांटेशन अभी तक किया है। 157 मिलियन मीन्स 15 करोड़ हमने अभी तक 1.57 मिलियन मीन्स लगभग 16 करोड़ हमने अभी तक ट्री प्लांटेशन किया है, वो 25,000 हेक्टेयर में। और इस बार विशेषतः हम 7,000 हेक्टेयर ब्रोकन एरिया में मीन्स जहाँ खनन हुआ है, हम 1.7 करोड़ सैपलिंग बनाने का वो
जो हमने वृक्षारोपण करने का निर्णय अभी हमने किया है, और आज ही हमने 150 जगह में देश के 10 राज्यों में ये वृक्षारोपण हो रहा है, और कम से कम 1.5 लाख के ज़्यादा लोग ये कार्यक्रम सोशल मीडिया के रूप से और कई जगहों में डायरेक्टली उधर वृक्षारोपण कार्यक्रम में सम्मिलित होके वो अपने कार्यक्रम और माननीय गृह मंत्री जी का जो उद्बोधन होने वाला है उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलुरु में है, वो एक स्टडी किया था 5-6 बरस पहले, अराउंड 6-7 ईयर्स बैक एक स्टडी हुआ था। उसमें उन्होंने ये कहा था दैट रिपोर्ट वाज इंडिकेटिंग एक आदमी के लिए 7 पेड़ चाहिए फॉर द गुड ऑक्सीजन। अच्छे ऑक्सीजन एक आदमी को मिलना है तो 7 पेड़ चाहिए, लेकिन भारत में और दुनिया में कई जगहों में अभी ऐसा स्थिति है, रिक्वायरमेंट है एक आदमी के लिए 7 पेड़, लेकिन आज के स्थिति में 7 आदमी के लिए 1 पेड़ है। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु का एक स्टडी रिपोर्ट है। ये सभी जगह है, ये भारत में ऐसे नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कई जगह में है ऐसा इंडियन इंस्टीट्यूट का एक रिपोर्ट है। तो वो मन में रखते हुए कोल इंडिया के तरफ से, सिंगरेनी कोलफील्ड के तरफ से और एनएलसी के तरफ से हमने एक बहुत बढ़िया अभियान लेने का एक निर्णय इस बार हमने किया है। सेक्रेटरी साहब ने कितने कितने हम कर रहे हैं ये ऑलरेडी आपके सामने रखा है। तो एनवायरनमेंट के साथ ही साथ एक बहुत बड़ा हमारा जिम्मेदारी है, हमारा जो डिमांड ऑफ द एनर्जी है वो एनर्जी पूरा करने का, डिमांड पूरा करने का भी हमारे जिम्मेदारी है। 24/7 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी भारत सरकार के ऊपर है, राज्यों के सरकार के ऊपर भी है। मोदी जी से आने पहले इसका स्थिति क्या था आप सब पता है। अभी 5-6 बरस में हम बहुत अच्छे तरह से इन अ वेरी गुड क्वांटिटी वी हैव increased the capacity of electricity generation, फिर भी क्वालिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एंड 24/7 सप्लाई ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी भी इतना इंडिया बीइंग द नेट एक्सपोर्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, हम इस क्षेत्र में स्पेशली इन द विलेजेस अभी भी हम 24/7 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। कीपिंग दैट इन माइंड, हमको कोयला निकालने का, कोयला खनन करने का ये तो अनिवार्य है। हम सब देखते हैं, हम सब अवगत भी है, चाइना 3.58 बिलियन टन कोयला उत्पादन करता है। उसका वो बर्न भी करता है, जलाता भी है, और बहुत सस्ते दर में, बहुत सस्ते प्राइसेस में वो अपने जो इंडस्ट्री है उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। इसके कारण हम कभी कभी हमारा इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव भी नहीं होता है। हम ऐसे ही स्टडी कर रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के निर्देश के अनुसार एक्सपोर्ट के बारे में एक स्टडी हम कर रहे थे। ऐसे प्रधानमंत्री जी, हम सब लोग जो है अभी अभी मंत्रिमंडल ज्वाइन हुआ है, उन लोगों को कभी कुछ काम देते रहते हैं। ऐसे हम सब लोगों को कुछ तो कुछ काम देते रहते हैं हमारा डिपार्टमेंट के अलावा। उनको बोला था ऐसे ही आप एक्सपोर्ट के बारे में स्टडी करो, ऐसे बोला था। हमने एक्सपोर्ट के बारे में जब स्टडी करना शुरू कर दिया, प्रधानमंत्री कभी कभी पूछते हैं, हमारा प्रधानमंत्री बहुत याद रखते हैं, मैंने तुमको बोला था क्या किया स्टडी, ऐसे पूछते हैं। इसलिए हमने थोड़ा डीप स्टडी करने का कोशिश किया। तब बहुत लोग एक तो चीज़ बोलते थे हमको, देखिए साहब और तो कुछ है, लेकिन इसमें और एक मुद्दा है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमारा एक्सपोर्ट
जो एंड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है दैट विल बिकम कॉस्टली। इसके लिए हमको कोयला का उत्पादन करना और सस्ते दर में हमको बिजली सप्लाई करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके लिए हमको पर्यावरण के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया में भारत कैसे पर्यावरण के बारे में लीडरशिप ले रहा है हम सब जानते हैं। इसलिए हमको तो एक कोयला तो हमको निकालना ही पड़ेगा, लेकिन उसके साथ ही साथ हमको पर्यावरण का कितना ख्याल रखना है उतने ज़्यादा ही हम नकरे का निर्णय इस बार हम लेके एक ही दिन में 6 लाख हम आज ही दिन के 150 प्लेसेस में एक ही दिन में हम ये ट्री डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। कम से कम 4 लाख आज ही प्लांटिंग भी कर रहे हैं। और हमको ये क्यों करना पड़ रहा है? एक तो हमको कोयला निकालना अनिवार्य है, क्योंकि कम से कम आगे वाले 30 सालों तक, कमिंग 30 years, we should understand one thing: with the coal only, the coal will be the major raw material for our electricity and for our energy mix. Coal, at least for 30 years, will be the major. There will not be much substitute, though 175 gigawatt Prime Minister has given the ambitious target. We are following that. Even Coal India and our subsidiaries, we are participating in renewable energy and we are promoting that. ये कहते हुए भी हमको कोयला से भी हमको बिजली भी बनाना है और कोल गैसिफिकेशन, कोल लिक्विफैक्शन, ये सब करते हुए एनर्जी सिक्योरिटी देश को देने का काम हमको ज़रूर करना पड़ेगा। इसीलिए हमारा बहुत बड़ा चैलेंज है। और कभी कभी प्रधानमंत्री जी भी मुझे बहुत बार बोला है कि देखो, अगर आप क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं तो ये ठीक है, लेकिन कोल इंपोर्ट करते हैं तो ये बहुत बड़ा पाप है, इसमें आप काम करो। ऐसे बोलते मुझे बहुत उन्होंने मार्गदर्शन किया है। उसके कारण हम जो कोयला हमारे, वी आर 4th लार्जेस्ट रिजर्व है कोयला हमारा दुनिया के। फिर भी गत वर्ष लास्ट ईयर ऑल्सो हमने 1,50,000 करोड़ का 250 मिलियन टन हमने कोयला इंपोर्ट किया है। ये बहुत सोचने की बात है। देश के हित के लिए तो ये अच्छा नहीं है। इतना कोयला होते हुए भी तो हमको अब आज निर्णय करना पड़ेगा। कोयला उधर और देशों में उत्पादन करके, चीन से कोयला, इंडोनेशिया से, ऑस्ट्रेलिया से हम कोयला लाके उधर जो कोयला निकालने के लिए हम उद्योग देते हैं, हम जॉब्स देते हैं, उधर करना है या इधर करना है, भारत में करना है, और पर्यावरण को भी एक बैलेंसिंग फैक्टर रखते हुए करना, ये निर्णय हम देश के लिए करना है। इसीलिए हमने जो 606 मिलियन टन लास्ट ईयर कोल इंडिया ने उत्पादन किया। इनफैक्ट मोदी जी आने के बाद, जब पीयूष जी मंत्री थे, तब माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हमने बहुत बड़ा इसमें उत्पादन में कोल इंडिया का हमने बहुत बड़ा स्टेप्स लिया है। उसके कारण तो पहले 2009 से 2014 तक सिर्फ 73 मिलियन टन का उत्पादन ज़्यादा हुआ था, लेकिन 2014 से 2019 तक 163 मिलियन टन हमने ज़्यादा किया है। वो 565 मिलियन टन का उत्पादन होता था, अभी 729 मिलियन टन कुल मिला के हम उत्पादन कर रहे हैं। फिर भी हमारा चैलेंज है, हमारा रिक्वायरमेंट है अराउंड 1 बिलियन, दैट इज 1000 मिलियन टन, और 23-24 तक। और मुझे विश्वास है कोविड है, और कोविड के ये जो खिलाफ हम लड़ रहे हैं उसमें हम सक्षम भी होंगे। उसके कारण मुझे विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा इकोनॉमी भी आगे अच्छी तरह से आगे बढ़ेगा, और हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का इकोनॉमी अच्छे होने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई करना और इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा उत्पादन करना और सप्लाई करना और सस्ते दर में सप्लाई करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये चैलेंज हम लेने के लिए जो हमारा रिक्वायरमेंट है दैट विल बी अराउंड
1200 to 1300 मिलियन टन बाय 23-24, उसके लिए हमने एक जो कमर्शियल माइनिंग किया है, वो कमर्शियल माइनिंग का उद्देश्य इतना ही है, जो कोल इंडिया आज के दिन में कर रहे हैं, उसके अलावा जो हमारा रिक्वायरमेंट है, उसके लिए इंपोर्ट हम कभी भी नहीं करना चाहिए। इंपोर्ट के अलावा हम देश में जो कोयला उपलब्धि है, वो कोयला को हमको यूज करना चाहिए। इसीलिए हम कोल इंडिया को भी टारगेट दे के रखा है, 23-24 तक 1 बिलियन टन वो उत्पादन करना चाहिए। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ऑलरेडी अनाउंस किया है, हम 50,000 करोड़ इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम एक बहुत बड़ा पूरा कोल इंडिया और कोल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक बहुत बड़ा हम निर्णय लेने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ वो चर्चा चल रहे हैं। इसलिए मैं इस संदर्भ में और ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। कोल इंडिया हमारा बहुत बड़ा, दुनिया के बहुत बड़ा एक कोल प्रोडक्शन कंपनी है और आगे भी रहेगा। और जो कुछ भी कमियां होंगे, वो वॉट एवर शॉर्टेज विल बी देयर, दैट शॉर्टेज विल बी फुलफिल्ड बाय द कमर्शियल माइनिंग। एंड कमर्शियल माइनिंग भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का हमने बहुत अच्छा इसमें एक व्यवस्था करके रखा है। अपफ्रंट पेमेंट में हो और कहीं ऐसे जो कुछ भी है, उसमें वेरी वेरी अट्रैक्टिव टर्म से हम ये कर रहे हैं। मैं इतना ही अंत में मैं निवेदन करता हूँ सभी हमारा कर्मचारियों के भी, कोल इंडिया 1 बिलियन टन 1000 मिलियन टन का हम टारगेट रख के आगे जा रहे हैं। उसके लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी हम कर रहे हैं और 16 नया ब्लॉक भी हमने अलॉकेट किया है और एक मंत्रालय में हमने एक व्यवस्था भी की है। जो नया हमको कोल ब्लॉक्स मिलता है कोल इंडिया के लिए, उसका सब क्लियरेंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे है, वो क्लियरेंस जल्दी कराने के लिए, तुरंत कराने के लिए हम मंत्रालय में भी एक व्यवस्था करके रखा है। हमारा सेक्रेटरी खुद उसका ही इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल दोज थिंग्स। और हमारा तीनों कंपनी SCCL, कोल इंडिया और NLCIL, ये जो गो ग्रीन के बारे में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारा कमिटमेंट है, जब हम इस धरती पे पैदा हुआ था, जो हम इधर थोड़े लोगों छोड़ के बहुत लोग जो मोर देन 50-55 ईयर्स का जो लोग है, जब हम पैदा हुए थे, दिस ग्लोब एंड दिस ये जो धरती माता है वो बहुत सेफ थी। आगे आने वाले जनरेशन के लिए भी इट इज़ आवर ड्यूटी दैट हमको ये सेफ हैंड ओवर करके जाना है। ये कमिटमेंट के साथ कोल इंडिया और कोल सेक्टर काम करेगी। ये मैं माननीय गृह मंत्री जी के समक्ष में आप सबको आश्वस्त कर रहा हूँ। मैं फिर से माननीय गृह मंत्री जी इस कार्यक्रम के लिए भाग लेने के लिए और इधर अपने घर में ये वृक्षारोपण करने के लिए अनुमति देके इसमें पार्टिसिपेट करके हमारा जो मॉरल है वो मॉरल उन्होंने बढ़ाया है। और कोल इंडिया का उनका आशीर्वाद भारत सरकार के एक प्रमुख जिम्मेदार मंत्री के साथ हमारे ऊपर है। इसीलिए मैं उनसे फिर से धन्यवाद करते हुए, आप सबको धन्यवाद देते हुए मेरा वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर। हम सबके अभिभावक, सम्मानीय, परम आदरणीय, माननीय श्री अमित शाह जी, गृह मंत्री भारत सरकार को मैं सादर आमंत्रित करती हूं कि वे आशीर्वचन देकर हमें अनुग्रहित करें। आज के एक बहुत महत्वपूर्ण और शुभ कार्य के अंदर उपस्थित कोयला और खान विभाग के मंत्री और मेरे मित्र श्रीमान प्रहलाद जोशी जी, सचिव कोयला श्रीमान जैन जी और देश भर के 10 राज्यों में फैले हुए 150 स्थानों पर उपस्थित
आज के वृक्षारोपण अभियान में सम्मिलित कोयला विभाग के सभी कर्मचारी, अधिकारी, श्रमिक भाइयों को मैं इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज का ये कार्यक्रम और भी महत्वपूर्ण इसलिए है कि कोयला विभाग ने आज का दिन चुना है। आज लोकमान्य तिलक और चंद्रशेखर आजाद का जयंती दिन है। ये दो ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने अपना सर्वस्व जीवन, पूरा जीवन की क्षण क्षण देश को समर्पित की। आजादी के आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक के योगदान को सदियों तक नहीं भुलाया जा सकता। एक ऐसा व्यक्तित्व था जिनके सामने दो रास्ते थे, ईश्वर ने दी हुई बुद्धिमत्ता, ईश्वर ने दी हुई विद्वता, इसका उपयोग और उपभोग स्वयं के लिए करना या देश के करोड़ों गरीबों के लिए करना, देश की आजादी के लिए करना, देश की संस्कृति और अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए करना। और उन्होंने बड़ा कठिन रास्ता चुना कि इस देश को आजाद करने के लिए पूरा जीवन समर्पित करें। इतनी विद्वता, इतनी बुद्धिमत्ता, इतनी चातुर्यता होने के बावजूद स्वयं के लिए कुछ करे बगैर भारत के जन जन के अंदर स्वतंत्रता की भावना को जागरूक करना, इसको सुदृढ़ करना और उसको एक आंदोलन का स्वरूप देने में बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक का बहुत बड़ा योगदान रहा। स्वतंत्रता के लिए उन्होंने दिया हुआ मंत्र, आजादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, वो मंत्र आज भी भारत के युवाओं को प्रेरित करता है। और मैं मानता हूं कि उन्होंने जो शुरुआतें की, चाहे गणेश उत्सव की शुरुआत की, चाहे लोगों को साक्षर बनाने की शुरुआत की है, चाहे संस्कृति को आजादी के आंदोलन के साथ जोड़ने की शुरुआत की है, इसी के कारण कहते हैं कि लोकमान्य तिलक भारतीय संस्कृति की, भारतीय चेतना की आत्मा थे। चंद्रशेखर आजाद भी भारत माता का वो सपूत जो कभी न झुका, न कभी झुकने का विचार किया। अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र क्रांति का जो धड़ा था, जो एक अलग विचारधारा थी सशस्त्र क्रांति करके भारत को आजाद कराने की, उसका इतिहास चंद्रशेखर आजाद के नाम के बगैर लिखा नहीं जा सकता। कई सारे युवाओं को उन्होंने प्रेरणा दी, एक अलग दल बनाया और उसी दल ने भारत की आत्मा को झंझोड़ने का काम किया। भारत माता को गुलामी की बेड़ी से मुक्त कराने का, बेड़ियों को तोड़ने के लिए चाहे रास्ता जो हो, आप बाहर निकलो, शस्त्र हाथ में लो, सत्याग्रह करो, जो करना है, मगर एक अंग्रेज अब हम पर राज नहीं कर सकता, ये दृढ़ निश्चय उन्होंने आरोपित करने के लिए, वो संस्कारित करने के लिए युवाओं के मन के अंदर एक बहुत बड़ा काम किया। और उनके बलिदान ने उस जमाने में करोड़ों करोड़ों युवाओं को आजादी के आंदोलन के साथ जोड़ा। निर्भीक, दृढ़ निश्चयी और बहुत अच्छे साहित्यकार चंद्रशेखर आजाद को भी मैं आज प्रणाम कर कर विनम्रता से श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और मैं श्री प्रहलाद भाई को निवेदन भी करना चाहता हूं, क्या जितने भी वनों का आप उपवनों की शुरुआत कर रहे हैं, वो सभी को चंद्रशेखर आजाद और लोकमान्य तिलक के नाम के साथ जोड़ना चाहिए। तिलक जयंती और चंद्रशेखर आजाद की जयंती, दोनों मैं मानता हूं कि हमारे लिए एक कोयला विभाग के लिए भी लंबे समय तक इसको आगे ले जाने के लिए बहुत फायदा कराएगी। आज कोयला मंत्रालय और उसके अधीन सारे पीएसयू देश भर के अंदर लगभग 150 स्थानों पर
6 लाख से ज्यादा वृक्ष उनका आरोपण कर पर्यावरण की सेवा में एक बहुत बड़ा अभियान करा है। मैं सभी कोयला मंत्रालय के कर्मचारियों को, अधिकारियों को और कोयला मंत्री जी को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आमतौर पर कोयला के मंत्रालय के लिए पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाला मंत्रालय माना जाता है, मगर जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं और विशेषकर प्रहलाद भाई जब देश के कोयला मंत्री बने, तब से पर्यावरण के लिए भी कोयला मंत्रालय की सजगता हमें दिखाई दी पड़ती है। अनेक विध काम उन्होंने शुरू किए हैं। मैं आज इसका बहुत डिटेल जिक्र नहीं करना चाहता। 10 राज्यों के 38 जिलों में 600 एकड़ में टोटल 6000 एकड़ के अंदर वृक्ष लगाए जाएंगे। आज इसमें से 600 एकड़ के अंदर लगाए जाएंगे। 6 लाख वृक्षों का रोपण किया जाएगा, 5 लाख पौधों का वितरण कराया जाएगा और आज 150 स्थानों पर एक साथ इसकी शुरुआत हुई है। मित्रों, जिस प्रकार का जीवन हम जिए हैं और एक विकास की अंधी दौड़ के अंदर हमने भारतीय संस्कृति के मूल मंत्र था कि प्रकृति हमारी मां है, उसका दोहन कर सकते हो, उसका शोषण नहीं कर सकते हो। वो मंत्र को हमने भुलाया और उसी का परिणाम आया कि जो ओजोन का पड़ है, ओजोन का स्तर है, इसके अंदर कई बड़े बड़े छिद्र पैदा हुए और सूर्य नारायण की गर्मी सीधी पृथ्वी पर पड़ने लगी। इसके कारण पृथ्वी का तापमान भी बढ़ा है, जलवायु पर इसकी गंभीर असर उत्पन्न हुई है और जलवायु परिवर्तन से आज पूरी दुनिया डरी हुई है। और इसका एक ही रास्ता है जो हमारे पुराणों ने बताया, हमारे ऋषियों मुनियों ने बताया कि वृक्ष मानव का मित्र है, वृक्ष ही हमें इस संकट से बचा सकता है। और हमारे यहाँ कई ऐसी पौधों की जातियां, प्रजातियां हैं जो 100-150 साल तक जीकर मानव की सेवा कर सकती हैं। पीपल 100% ऑक्सीजन देने वाले वृक्षों में से एक है। इसीलिए श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि वृक्षों में मैं पीपल हूं। उन्होंने पीपल को अपने साथ इसकी तुलना कर पीपल का महत्व बढ़ाया। इसी तरह से नीम और कई प्रकार के जामुन, नीम, बरगद, कई पेड़ ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन भी देते हैं और लंबे समय तक जीते हैं। मेरा आग्रह है कोयला मंत्रालय से कि आप जब भी वृक्षों का चयन करें, इस प्रकार के प्राकृतिक परंपरागत वृक्षों का चयन करिए जिनका आयुष्य बहुत लंबा है। हमारे मत्स्य पुराण के अंदर एक बहुत सुंदर श्लोक लिखा गया है जिसका अनुवाद है, जल कुंड, जो जल का कुंड होता है 10 कुओं के समान होता है। एक तालाब 10 जल कुंड के समान होता है, एक सुपुत्र 10 तालाब के समान होता है और एक वृक्ष 10 पुत्रों से भी ज्यादा पृथ्वी का कल्याण करता है। यही बताता है कि वृक्ष हमें कितना दे सकता है। और आदिकाल से ही वृक्ष के महत्व को भारतीय संस्कृति ने स्वीकारा है और भारतीय संस्कृति ने इसको बढ़ावा भी दिया है। मैं मानता हूं आज का कार्यक्रम सिर्फ ये सीजनल कार्यक्रम न बने, पूरे कोयला मंत्रालय के हर नीचे के नीचे कर्मचारी का संस्कार इससे बने कि हमारे दायित्व देश के पर्यावरण को, दुनिया के पर्यावरण को संभालना भी है। और मुझे भरोसा है प्रहलाद भाई के नेतृत्व में ये जरूर होगा। विगत 6 सालों का देखें तो कोयला मंत्रालय ने अनेक नए इनिशिएटिव मोदी जी के नेतृत्व में दी है और प्रहलाद भाई ने ये 1-1.25 साल के अंदर इसको बहुत गति देने का काम किया है। पहले जब कोयला और खनिज की खदानें होती थी तब खनिज क्षेत्र के मजदूरों के लिए, वो वहां की जनता के लिए कोई विचार नहीं करता था। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का गठन कर आज लगभग 39,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने वो क्षेत्र जहां खदानें लगी हैं इसके विकास के लिए लगाया है और 35,000 छोटे छोटे प्रकल्प अब तक पूरे कर दिए गए। मित्रों, बहुत बड़ी उपलब्धि है। खदान पर देश का अधिकार है, देश की जनता का अधिकार है। खदान विकास की द्योतक है, विकास को आगे बढ़ाने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। परंतु इसके साथ साथ जिस क्षेत्र में खदान है, जो वहां से विस्थापित किए जाते हैं,
इनके कल्याण की भी देश को ही सोचनी चाहिए, देश की सरकार को ही सोचनी चाहिए। पहली बार डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की। कोयला का बहुत बड़ा भंडार हमारे यहां पड़ा है, 30 साल तक कोयला जला न पाए, इतना कोयला हमारे यहां पड़ा है, और कोयला हम इंपोर्ट कर रहे हैं। जैसे प्रहलाद भाई ने बताया, इंपोर्ट कोयला जितना भी होता है वो दुनिया में हमारी अक्षमता को उजागर करता है। अगर देश को आत्मनिर्भर बनाना है, आत्मनिर्भरता के नरेंद्र मोदी जी के नारे को चरितार्थ करना है, तो कोयले के अंदर स्पीडी खनन, सबसे ज्यादा जल्दी खनन कर आयात को लगभग शून्य करना पड़ेगा। और इसलिए कोयला क्षेत्र में एफडीआई और इसके साथ साथ वाणिज्यिक कोयला खनन का आरंभ अभी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुझे लगता है कि कॉमर्शियल माइनिंग की जो शुरुआत प्रहलाद जोशी के समय में हुई है, कोयला खदानों के इतिहास देश का जब भी लिखा जाएगा, प्रहलाद भाई और नरेंद्र भाई के नाम को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि देश को आत्मनिर्भर कराने की दिशा में ये बहुत बड़ा कदम है। कोल बेस्ड मीथेन की भी शुरुआत हमने की है। 2 CBM ब्लॉक जरिया और रानीगंज के लिए हमने इसका शुरुआत किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ढेर सारे पैरामीटर्स को कोयला के कारण ही गति मिली है। कोयला क्षेत्र ने लगभग हर क्षेत्र के अंदर अपने आप को दुनिया के मानक के अनुरूप और कई जगह तो उसके आगे ले जाने का भी प्रयास किया है। ये मंत्रालय ने 6 साल के अंदर बहुत अच्छा काम किया है, और अब प्रहलाद भाई इसका नेतृत्व कर रहे हैं और उसको और ऊर्जा और गति प्रदान कर रहे हैं। 18 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी ने 5 कोयलाधारी राज्यों की 41 कोयला ब्लॉकों का नीलामी की प्रक्रिया का शुभारंभ किया। इसके साथ ही झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के अंदर ये नई प्रक्रिया शुरू हो गई है। मित्रों, कोयला PSU और कैप्टिव माइनर्स द्वारा उत्पादन में भी वृद्धि का प्रयास किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश योजना के माध्यम से 1,25,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्लानिंग 2020 से 2024 के बीच में किया गया है, और इसके लिए लगभग 534 परियोजनाओं को चिन्हित कर लिया गया है। मैं मानता हूं अभी प्रहलाद भाई ने जो कहा, 23-24 तक 1 बिलियन टन कोयले को निकालने का लक्ष्य जब भी भारत अचीव करता है, मुझे लगता है हम बहुत बड़ी उपलब्धि के लिए आगे बढ़ेंगे। देश के प्रधानमंत्री जी ने पर्यावरण के क्षेत्र के अंदर दुनिया का नेतृत्व करने की स्थिति उत्पन्न करी है। 8 करोड़ घरों के अंदर धुआं दूर कर लकड़ियां और टहनियां और कंडे जलाकर जो माताएं बहनें रसोई करती थी, उनके स्वास्थ्य का तो नुकसान होता ही था, परंतु साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी होता था। आज स्वच्छ ईंधन LPG सिलेंडर देकर पर्यावरण की बहुत बड़ी सेवा की है। ढेर सारे शहरों के अंदर CNG पंपों की एक लाइन बिछाकर CNG के माध्यम से गाड़ियां चलाने से भी स्वच्छ ईंधन का काम हुआ है। सौर ऊर्जा के लिए देश में भारत नेतृत्व करे, इस प्रकार की व्यवस्था खड़ी की है। गुड़गांव में इसका इंटरनेशनल सेंटर भी बना है, और मुझे भरोसा है कि कुछ ही सालों के अंदर देश दुनिया में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे बड़ा उत्पादन करने वाले देशों में से एक होगा। इस प्रकार से जो पेरिस के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें मोदी जी की फॉर्मूला को पूरी दुनिया ने स्वीकार कर एक प्रकार से पर्यावरण के क्षेत्र में भारत को मान्यता दी है। आज लगभग 6 लाख वृक्षों का वृक्षारोपण होने जा रहा है। तिलक महाराज और चंद्रशेखर आजाद के स्मृति में वो किया जाएगा, इसका मुझे विशेष आनंद है। मंत्रालय और विशेषकर इस मंत्रालय के मंत्री श्री प्रहलाद भाई और नीचे तक उनकी पूरी टीम को इस मौके पर मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, और आशा करता हूं कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने का एक कोयला मंत्रालय का अभियान द्रुत गति से स्पीड के साथ आगे बढ़ता रहेगा। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इस शुभ कार्य के अंदर मुझे शामिल करने के लिए मैं मंत्री जी और सचिव कोयला दोनों का मैं हृदय से धन्यवाद कर मेरी बात को समाप्त करता हूं।
कोयला परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आग्रह करती हूं आदरणीय कोयला सचिव जी से कि वे हमारे मुख्य अतिथि श्री अमित शाह जी, माननीय गृह मंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। धन्यवाद सर। संयुक्त सचिव कोयला मंत्रालय श्री भवानी प्रसाद पति जी से मेरा अनुग्रह है कि वे माननीय सांसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। संयुक्त सचिव जी से मेरा पुनः आग्रह है कि वे स्मृति चिन्ह श्री अनिल कुमार जैन, हमारे कोयला सचिव जी को भेंट करें। कार्यक्रम के अंत में मैं धन्यवाद ज्ञापन हेतु श्री भवानी प्रसाद पति, संयुक्त सचिव कोयला मंत्रालय को आमंत्रित करती हूं। माननीय गृह मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी, माननीय कोयला, खान एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी, हमारे कोयला मंत्रालय की सचिव श्री अनिल कुमार जैन जी, हमारे साथ लगभग 150 जैसे स्थल पर उपस्थित एमपी, माननीय एमपी, एमएलए, लोक प्रतिनिधियों एवं मेरे कोयला और लिग्नाइट परिवार की समस्त सदस्य। सर, आज एक ऐतिहासिक दिन है सर। कोयला मंत्रालय में पहली बार पैन इंडिया लेवल में वृक्षारोपण की इतने बड़े कार्यक्रम पहली बार हो रहा है सर। ये आपकी मार्गदर्शन की में ही हो रहा है सर। आपके उपस्थिति इस प्रोग्राम को और एक चार चांद में एक नया लेवल में पहुंचाता है सर। सर, आपकी इतने व्यस्त कार्यक्रम होने के सिवा आप यहाँ उपस्थित रहे, हम लोगों को मार्गदर्शन दिया, हमारा उत्साहवर्धन किए, मैं आपका आभारी हूँ। हमारा कोयला और खान मंत्री जी ने इस प्रोग्राम के बारे में अत्यंत रुचि ली, हमें समस्त प्रकार की सहायता प्रदान की एवं इस कार्यक्रम की रूपरेखा का भी तमाम जो डिजाइन होता है ये हमें बताए, तो इनके लिए मैं खास आपके आभारी हूँ सर। कोयला सचिव श्री ने इस प्रोग्राम की जो पहलू था, कैसे एक प्रोग्राम होगा, कहाँ होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे, वृक्षारोपण के कार्यक्रम करेंगे, इसके बारे में डिटेल में लास्ट 15 दिन से हमें मार्गदर्शन देते रहे और कोयला परिवार की सब जितने सीएमडीज हैं, जितने प्रतिनिधि हैं, इनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सबको समझाए और आज ये कार्यक्रम हो रहा है। मैं इनके भी सर खास धन्यवाद देता हूँ सर। जो 150 जैसे जगह है सर, इसमें बहुत सारे माननीय संसद सभ्य भी हैं, एमपीज हैं, एमएलएज हैं, लोक प्रतिनिधि हैं, ट्रेड यूनियन की लोग भी हैं सर। लगभग 50 से 60 हज़ार लोग सर इसमें डिफरेंट एरिया से भाग ले रहे हैं सर। कुछ लोग सब सोशल डिस्टेंसिंग करके भाग ले रहे हैं। मैं इन सबको आज की ये फंक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। आपका उपस्थित हमारे लिए लाभदायक है और मैं चाहता हूँ कि वो एरिया में ग्रीनरी बढ़े। धन्यवाद। और ख़ास करके मीडिया बंधु और जितने यहाँ का जो हमारा लोग हैं कोल इंडिया की और व्यक्तियों यहाँ हमें मदद की है फंक्शन करने के लिए, खास करके होम मिनिस्टर साहब की ऑफिस और बंगलोज की जो कर्मचारी और अधिकारी मित्रों हैं, इनके भी मैं खास धन्यवाद अर्पण करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।